2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे भारत में बहुत अहम चुनाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यहीं से जाता है और इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा भी क्षेत्र है, तो यहाँ की राजनीति भी हमेशा गर्म में रहती है। फिलहाल नेताओं में वाक युद्ध जारी हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं ज़मीनी मुद्दे जो हकीकत होती है, चाहे विकास की हो, चाहे सामाजिक धार्मिक, जो भी तरह तरह के मुद्दे होते हैं, नेता उसमें भटका करके विकास मुद्दे को दूर कर देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अमित पांडे जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए युवा मोर्चा के मयंक यादव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए महेंद्र सरोज जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। AIMIM से हुसैन अली जी हैं और पीस पार्टी से कुतुबुद्दीन अंसारी जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं। तो यूथ ब्रिगेड हो गया, युवा मोर्चा यूथ ब्रिगेड एक ही है। फिलहाल हम सवालों की दुनिया में चलें, उससे पहले मेरा सवाल सत्ता पक्ष से शुरुआत होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष इसमें भारतीय जनता पार्टी है। और मेरा पहला सवाल आपसे है, 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो लोग बीजेपी को वोट क्यों करें? जी, हमारा मुद्दा विकास है और विकास के मुद्दे पर हम जो है 28 और भारत के जितने भी प्रदेश हैं, हमारा मुद्दा हमेशा विकास रहा है और उस विकास के मुद्दे पर हमने कार्य किया है। इस नाते हम वोट जनता के बीच में लगभग हर पार्टी का, लगभग नहीं, हर पार्टी का जो मुद्दा होता है विकास ही होता है। फिलहाल इसके बाद अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी फॉर्म में दिख रही है, जगह जगह रैली कर रही है, रोड शो कर रही है, लेकिन क्या वास्तव में 2022 में समाजवादी पार्टी जिस तरह से दावा कर रही है कुछ बदलाव कर सकती है क्या? बिल्कुल। मैं सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद और स्वागत भी करता हूं इस कार्यक्रम, डिबेट के कार्यक्रम में। भाई, जो विकास की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि वो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, तो विकास आपने किया क्या? हमारे कार्यों को उद्घाटन करके अपना कार्य बता दिया, उसी के विकास के मुद्दों को चुनाव लड़ेगी आप? जनता ने 2012 से 2017 तक के कामों को देखा है, किस बेस पे हमें वोट देना है। हमें बाबा पे नहीं, हमें योग्यता पे वोट देनी है, और जनता जानती है कि योग्य कौन है, योग्यता के साथ योग्य कौन है, ये जनता जानती है। और विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे और काम बोलता हमारा नारा था वही नारा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, जो 4.5 साल उन्होंने काम किया है वो रिपोर्ट कार्ड दिखाकर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी का कह रही है कि जो हमारे काम हैं उनको बीजेपी जो फीता काट रही है। कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? धन्यवाद। आप जो भी वार्ता कर रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी से महेंद्र कुमार सरोज आज इंटर कॉलेज में आपके बीच उपस्थित अपनी बात रखने के लिए आपके सामने आया हूं। जो कि अभी दो पार्टी की बात आपके सामने आई, बीजेपी का और सपा का। एक बार सपा की सरकार थी, एक बार बीजेपी की। अभी हमारी सामने ये पिछले 32 वर्षों से प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है। जनता ये देख रही है, जनता ऊब भी गई है। 2012 से 17 तक सपा की सरकार चली, जनता वो भी कार्य देखी, और 17 से 22 जो चल रहा 4.5 साल का दिन बीजेपी का हो गया है। अब आने वाला चुनाव 2022 में जनता जागरूक हो गई है, जनता जान गई है, जनता समाज में बदलाव लाना चाह रही है। इसलिए 2022 में हम दावा, अपने बात से दावा कर सकते हैं और जनता के रुझान के देखते हुए कि 2022 में कांग्रेस सरकार की 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इससे पहले आपका गठबंधन भी समाजवादी पार्टी से हुआ था। तो क्या इस बार क्या हुआ कि गठबंधन भी नहीं किए और अलग सरकार बनाने जा रहे हैं? कैसे? गठबंधन वाला जो मिशन 2017 में हुआ वो एक गलतफहमी में, अखिलेश जी की सरकार थी, उनका ये हुआ कि जहां मेरे विधायक हैं वो उन्होंने सीट नहीं छोड़ा, इसलिए हमको सीट कम दिया गया, हम कम सीट पे लड़ पाए, वो ज़्यादा सीट पे लड़े, इसलिए सरकार उनकी गिरने का वजह हुआ कि सत्ता में जो भी सरकार रहता है सदैव उसका विरोध होता है। अगर उसी समय हमारी पार्टी को उन्होंने वरीयता ज़्यादा दिया होता तो आज सरकार कांग्रेस और सपा की ही रही होती। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और कहा जाए तो प्रमुख विपक्ष में अगर देखा जाए मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भी अपना दावा खेल रही है, लेकिन इसके बीच AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी अपने विवादित बयानों की वजह से उत्तर प्रदेश चुनाव में आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल क्या क्या मुद्दा है
एआईएम पार्टी का क्या क्या मुद्दा है कि 2022 में जनता उन्हें वोट करे और अपना नेता माने? एमआईएम पार्टी सभी समाज का इज्जत करती है, हर धर्म की इज्जत करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक भी डिबेट में आप विवादित बयान आप दिखा दीजिए, मैं पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। एक भी विवादित बयान नहीं, उनका हर एक चीज़ संविधान के अंदर होता है। जितनी भी बात वो बोलते हैं संविधान के अंदर बोलते हैं। आज देश में जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर हैं। एक वाहिद ऐसी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर हैं और संविधान के अंदर बात करते हैं, और कोई भी विवाद वाली बात वो करते ही नहीं हैं। जितनी भी बात करते हैं वो मुद्दों भी बात करते हैं, डाटा भी बात करते हैं और सबूत पे बात करते हैं। और जितने भी लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं वो एकदम बेबुनियाद है और घिसा पिटा डायलॉग ये अब नहीं चलेगा। अब जनता जानती है, अब महंगाई पे वोट करेंगे, सुविधा पे वोट करेंगे, चिकित्सा पे वोट करेंगे, शिक्षा पे वोट करेंगे, अब ये सब मुद्दे पे वोट करेंगे। कोई धर्म पे जात पे वोट करने वाला व्यक्ति अगर कुछ ही लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर इसी मुद्दे पे लोग महंगाई को लेकर बात करें। आप सरसों का तेल देख लीजिए, जो 50 रुपया लीटर तेल था, आज 200 रुपया लीटर तेल मिल रहा है। बताइए गरीब आदमी कैसे जो है खाना खाएगा। जो मेन चीज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसकी, जो चावल है वो बढ़ गया, गेहूं के दाम बढ़ गए, हर एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है। तो उनका रोज़गार भी बढ़ना चाहिए, रोज़गार पे वोट देंगे लोग, जो है इस पे वोट नहीं देंगे। जो एआईएम पार्टी का मुद्दा है लगभग वही मुद्दा हर पार्टी का होता है, महंगाई, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये चीज़ें। लेकिन देखा जाए तो एआईएम पार्टी के जो मुखिया हैं वो मुस्लिमों को लुभाने में, उनको रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। फिलहाल मैं पीस पार्टी के पास चलता हूँ। पीस पार्टी अगर देखा जाए तो इनका कहना है, क्या कुछ कहना है, क्या मुद्दा होगा आपका 2022 में? क्या पीस पार्टी किसी से गठबंधन कर रही है या फिर स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेगी? विपिन जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जनता के उन मुद्दों को रखने के लिए आपके अवसर प्रदान किया है, और यहाँ बैठे सभी राजनीतिक मित्रों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव एक गुजराती और एक हैदराबादी द्वारा हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान को अलग करके। पीस पार्टी इसका बिल्कुल विरोध करती है, और पीस पार्टी जब तक उत्तर प्रदेश की सरजमी पर है तब तक हिंदू मुसलमान को बंटने नहीं दिया जाएगा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं। आप जितने भी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, आप हैदराबाद का इतिहास देख लीजिए, 80 साल पुरानी पार्टी है। हैदराबाद में 7 सीट से 8 सीट नहीं होना दिया हैदराबाद वालों ने, जबकि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मुसलमान हैदराबाद में रहता है, लेकिन आज तक एमआईएम पार्टी 7 से 8 सीट नहीं हो पाई। अगर ये विकास के मुद्दे पर काम करना चाहते थे तो सबसे पहले विकास करके हैदराबाद में दिखाए, हैदराबाद में मुसलमानों को हिस्सेदारी लेकर दिखाए, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बात करें। पीस पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उत्तर प्रदेश का मसला हमारा मसला है, उत्तर प्रदेश का मुद्दा हमारा मुद्दा है। पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक सर्जन के रूप में आज जो देश में भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों द्वारा हिंदू मुसलमान का जो रोग, जो बीमारी फैलाई गई है, एक सर्जन ही इसका इलाज कर सकता है। उसके लिए पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब अग्रसर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमानों का बहुत बड़ी भूमिका होती है, सरकार बनाने में और सरकार बिगाड़ने में भी। लेकिन जब चुनाव नज़दीक हो और ऐसे में मैदान में 2 मुस्लिम पार्टियां हों, माफ़ कीजिएगा मुस्लिम पार्टियां मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ धोखा होता है, उनके साथ अन्याय होता है, और पीस पार्टी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मुसलमानों को ही लेकर चुनाव लड़ती है, ऐसा माना जाता है। समाजवादी पार्टी को हमेशा से मुसलमानों का समर्थन मिलता रहा है। क्या 22 में जब 2 पार्टियां हैं, क्या कुछ हो सकता है? समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा? मुसलमान समाज जानता है कि हमारा भला किस पार्टी में है, नेता हमारा कौन होगा, और मुसलमानों का नेता आजम खान साहब से बड़ा नेता कोई मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब ये देखिए, अभी 17 चुनाव के बाद हमारे पार्टी में 12 मिनिस्टर बनाए गए थे कैबिनेट और राज्यमंत्री को लेकर। आजम खान साहब ने थोड़ी सी बातें लोकसभा में बोल दी थी चुनाव टिप्पणियों को लेकर, उनको जेल के सलाखों के पीछे छोड़ दिया गया। और जो बैरिस्टर चिल्ला रहे हैं, उन नाम के बैरिस्टर हैं, उनका दिल काला है, वो जहाँ से आए हैं वहीं अपनी गद्दी नहीं बचा पा रहे हैं, वो दूसरे प्रदेश में जाएंगे, वो एक कोटकटवा के रूप में आए हैं। आप बंगाल चुनाव देखिए, क्यों नहीं 1 सीट पा पाए, जमानत जब्त हो गई। बिहार चुनाव देखिए, और यूपी की जनता इतनी बेवकूफ़ जनता नहीं है,
नाम वाले बैरिस्टर को अच्छे से पहचानती है और डिग्री होल्डर को अच्छे से पहचानती है। इसमें जनता को झांसा करने का काम न करें। मुसलमान जानता है हमारा हित कहाँ है। एक गुजराती और एक हैदराबादी, ये बहुत ही गजब का इन्होंने बोला है। हैदराबादी नेता, क्या कहना है इस पे? जी, सबसे पहले हमारे पीस पार्टी के मित्र जो बोले हैं कि तेलंगाना में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, तो ये डाटा उनका गलत है, उनको फिर से सर्च करना चाहिए। दूसरी बात जो है, MIM पार्टी 12 राज्यों में मजबूत हुई है और उत्तर प्रदेश में हमारे 24 जिला पंचायत सदस्य जीते हैं। हमारे यहाँ पे 36 कॉरपोरेटर हैं। बिहार में 5 विधायक हैं। हमारे कर्नाटका में कॉरपोरेटर हैं। हमारे अभी गुजरात में हमने लड़ा, वहाँ पे हमारे उप मेयर हैं जो गोधरा में, और महाराष्ट्र में हमारे 2 विधायक हैं, 1 सांसद हैं और 150 कॉरपोरेटर हैं। हमारे जो है तेलंगाना में 144 कॉरपोरेटर हैं और वहाँ के हैदराबाद के हमारे मेयर भी हैं, उप मेयर, और हैदराबाद हमारे 7 विधायक हैं, 2 MLC हैं, 1 सांसद हैं। हमारे झारखंड में भी हैं। हमारे कई प्रदेश में हमारे लोग काम कर रहे हैं और 12 प्रदेश में MIM पार्टी मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे सपा के जो मित्र हैं उन्होंने जो बोला आउट कटवा, क्या सपा जो है मध्य प्रदेश में वोट कटवा नहीं थी? क्या जो है सपा महाराष्ट्र में वोट कटवा नहीं थी? जो 164 सीट पे चुनाव लड़े, 101 सीट जीते, 2 सीट जीते, वोट कटवा नहीं होगी? ये तो चुनावी वाकयुद्ध है। वोट कटवा, बी टीम, सी टीम। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, जब कह रहे हैं समाजवादी वाले कि मुसलमान हमारे साथ हैं, सभी वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, और कांग्रेस पार्टी का मुख्य वोट बैंक कौन सा है, क्या बता पाएंगे आप? कांग्रेस पार्टी का आप विपिन जी देखिए तो शुरू से ही लेके दलित, ब्राह्मण और मुसलमान, OBC सब कांग्रेसी ही थे। रह गई यहाँ जो अभी भाई साहब लोग अपना बयान दे रहे हैं, सपा वाले और ये भाई साहब, तो कहने का मतलब ये यही लोग बांट दिए। आज यूपी में हमारी सरकार न होने का वजह ये जो बंटवारा हो गया कि हमारे हैं, ये हमारे हैं। हमारी पार्टी सबको अपने साथ लेके चलती है और तब से देख लीजिए आज तक मेरी ही पार्टी के ही ऐसे लहूलुहान लोग हुए हैं देश के लिए। और क्या कोई कुर्बानी दी है? कोई नहीं दिया। केवल मान लिया कि यहाँ के जो समाजवादी है या फिर जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जो भी है, ये लोगों को बांट करके चुनाव जीत रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन यूपी को ये साथ पसंद है स्लोगन बहुत तेज़ी से फैला था 17 के विधानसभा में। क्या वो भूल गई कांग्रेस पार्टी? नहीं, यूपी जो नारा दिया गया, हमने आपको पहले ही विपिन जी बोला कि अगर 2017 में अखिलेश जी ने कांग्रेस को ज़्यादा सीट दिए होते हैं तो कांग्रेस और सपा का मिलके ही सरकार बनती। उस समय वो भाई साहब अपना ये कहें कि जितने मेरे विधायक हैं हमने सीट नहीं छोड़ोगे, इसलिए मिशन 2017 बिगड़ा। चलिए वो तो बीत गया कि यूपी में जो आपने बोला, और उसके बावजूद अब सामने का मिशन जो हमारा चल रहा है जनता तक, जो प्रियंका जी, लल्लू प्रदेश अध्यक्ष जी जो मिशन लेके चले हुए हैं जनता तक, वो सब हम कार्यकर्ता, हम प्रत्याशी लोग पहुंचा रहे हैं, जिसमें जनता का रुझान ये बढ़ रहा है कि हाँ सबसे अच्छी कांग्रेस पार्टी थी, इसलिए एक बार कांग्रेस का साथ हम लोग देंगे। 2022 कोई प्रमुख 3-4 मुद्दा जो जनता को अपनी ओर कांग्रेस पार्टी करना चाहती है, तो 3-4 मुद्दे ऐसे होंगे, क्या है 3-4 मुद्दे बताएं आप? मुद्दे में देखा जाए तो अभी प्रियंका जी का जो ये नारा एक चला आरक्षण वाला, 100 सीट में 40 महिला, 40% आरक्षण महिला को। बाकी अभी आप देख रहे हैं जो कि 72,000 हमारी सरकार 2011 लमसम में 72,000 करोड़ कर्ज माफ़ की थी। मेरा फिर एक मिशन चल रहा है कि इस सरकार में जो भी गेहूं और गल्ला, गेहूं चावल का रेट कम दिया जा रहा है, हमारी सरकार बनेगी हम 2500 रुपया कुंटल के रेट से देंगे, गन्ना का रेट 400 रुपया देंगे, महिलाओं को बस और रेलवे का आरक्षण दिया जाएगा, निःशुल्क सेवा, और जो चीज़ें हैं 10 मांग लेके चला जा रहा है। अभी हम आपको बता देते हैं, तब से बात कर लीजिए। जब कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा पूरा मैनिफेस्टो बन रहा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या मैनिफेस्टो होगा? 22 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी अपना दावा ठोक रही है, कांग्रेस अपना ठोक रही है, बीजेपी का स्टैंड क्या होगा फिर? हमारा स्टैंड सीधे विकास है, और जो लोग ये लोग मैनिफेस्टो लेकर के आ रहे हैं, हमारा भी अपना, जो हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, हमारा वो संकल्प पत्र होता है,
उस संकल्प पत्र को हमने अपना 17 में दिया था, 22 तक हमने उसको पूरा करने का पूरा लक्ष्य रखा है और आगे का जो संकल्प पत्र हमारा होगा वह निश्चित समय पर आपके सामने होगा और जो भी होगा जनता के हित में होगा। जनता हमें फिर 22 में आशीर्वाद देगी। 2017 से 22 जो है हमारा लोगों आप विकास कहाँ कर रहे हैं? आप तो समाजवादी पार्टी का जो काम पहले शिलान्यास किए थे, आप वहाँ फीता काट रहे हैं, तो विकास क्यों कर रहे हैं? आप जो है किन मुद्दों पर आप कहना चाहेंगे कि इन्होंने हम फीता काट रहे हैं, पहले यही आप स्पष्ट कर लीजिए। ये तो कह रहे हैं कि फिल्म सिटी का भी हमने शिलान्यास पत्थर लगाया था, तो क्या ये सही है या फिर योगी जी बनवा रहे हैं फिल्म सिटी? फिल्म सिटी का जो ज़मीन थी, जो उसकी रेट थी, उसके लास्ट वाले बजट में उसका सेंक्शन कर दिया गया था। और नेताजी की एक आदत है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की एक आदत रही है, वो देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, वो सारे बड़े नेता देश के जानते हैं, वो शिलान्यास करने से पहले उस कंपनी से पूछते हैं कि इसका मैं उद्घाटन कब करूंगा। और उन्होंने उद्घाटन का डेट मांगा, लेकिन दुर्भाग्यवश रहा, जनता राष्ट्रवाद में बच गई। 17 चुनाव के बाद हम लोगों को मौका आप लोग ऐसा शिलान्यास क्यों करते हैं जब उद्घाटन ही नहीं कर पाते हैं? ऐसा आपने बहुत सारा शिलान्यास किया होगा, लेकिन उनका सारा फीता योगी जी काट रहे हैं, ऐसा क्यों शिलान्यास करते हैं भाई? आप जानकारी स्पष्ट करवा लीजिए। अभी आपके जस्ट बगल में यहाँ से 50 किलोमीटर आगे जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, ये हमारे समय में पूरा बजट सेंक्शन हुआ। उस कंपनी को टेंडर दिया गया था, लेकिन उसके बाद रबड़ मिक्सिंग के टेंडर करा के इन्होंने काम करवाया है। ये काम किसका है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसका है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कल्पना पूर्व में ही खींची गई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जिस पे ये बात कर रहे हैं कि उसका टेंडर जो है अलग किया गया, फंड अलॉट कर देना ही कोई बड़ी बात नहीं होती है। भूमि अधिग्रहण सबसे पहली ज़रूरत होती है किसी भी सड़क को, राजमार्ग को बनाने के लिए। और जो इन्होंने फंड दिया था, वो फंड में संशोधन करके फंड भी उसका बढ़ाया गया, रोड का नए सिरे से सर्वे हुआ, भूमि अधिग्रहण भी किया गया और आज आपके पास परिणाम सामने है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कल्पना करना कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तय समय में हमने करके दिखाया है और वो आपके सामने है। आगे जो भी चीज़ें हैं आपको दिखेंगी, क्योंकि 22 में सबसे बड़ा चेहरा मोदी के नाम पे वोट मांगेंगे कि योगी के नाम पे मांगेंगे? हम मोदी और योगी को नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा वोट मांगते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्तिवाद और परिवारवाद की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कर्म, अपने संगठन और अपने कार्यकर्ताओं के दम पे हमेशा वोट मांग करके सत्ता में आई है और आती रहेगी। मोदी और योगी, हजारों मोदी योगी यहाँ पड़े हुए हैं, समय के साथ जिसका नंबर आएगा वो अपने आप को दिखाएगा जनता के बीच में। जो पूर्वांचल ये रहा वाक युद्ध चल रहा है। मैं सभी से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं भदोही जनपद की बात करूंगा, क्योंकि भदोही जनपद में यह डिबेट हो रहा है और जब प्रदेश स्तर की बात हो गई तो अब जनपद स्तर की भी बात होनी चाहिए कि यहाँ पे पक्ष विपक्ष कितना कमज़ोर और कितना मजबूत है। फिलहाल सत्ता में तो बीजेपी है, लेकिन विपक्ष में कौन है? विपक्ष का तो पता ही नहीं चलता 4.5 साल तक कि विपक्ष है कि भी नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो विपक्ष आ जाता है। ऐसा सही है कि नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं सही है। हम लोग लगातार संघर्ष करते आए हैं और जिन जनहित के मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र दिखा रही है, उन्होंने इस पर कोई कार्य नहीं किया है। अपना संकल्प पत्र भदोही में विपक्ष है कि नहीं है? विपक्ष जिंदा है, समाजवादी पार्टी के सिवा यहाँ कोई विपक्ष भी नहीं है। मैं ये भी हाथरस में कुछ होगा तो ये लोग रैली निकालेंगे, लखीमपुर में कुछ होगा ये लोग रैली निकालेंगे, लखनऊ में कुछ होगा ये लोग रैली निकालेंगे। भदोही में कुछ होता है, क्यों ना रैली निकालते भैया? जो भी एक रेप कांड हुआ था, कहना तो नहीं चाहिए, उस बेटी के साथ हुआ था भदोही के अंतिम छोर पर, उसमें समाजवादी पार्टी ने मुख्यालय भी घेरने का काम किया था। उन्होंने डीएम ने आश्वासन दिया कि मैं इसकी स्पष्ट जांच करवाने के बाद इसको रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। आप पता करिए वहाँ किसी भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल थे, उसमें समाजवादी पार्टी उसके लिए खड़ी हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का काम किया था उस गरीब परिवार को। आप स्पष्ट करें। अभी हाल ही में कृषि कानून वापसी हुआ है। बीजेपी जब इस कृषि कानून को लागू की थी तब बहुत ढोल नगाड़े के साथ इसका प्रचार प्रसार किया गया था, लेकिन जब वापसी हुआ वही स्थिति हुई, ढोल नगाड़े के साथ भी इसका समर्थन किया गया। कोई ट्रैक्टर रैली निकाल रहा था तो कोई बाइक रैली निकाल रहा था। सच में ऐसा है क्या? कानून पास हुआ तो सही, वापस भी हुआ तो सही, ऐसा क्यों? देखिए, किसान बिल हम पूरे ईमानदारी से और किसानों के हित के लिए लेकर आए थे। हमने पूरी तरह से समझाने का भी प्रयास किया सभी किसानों को। कुछ किसानों
को बातें नहीं समझ में आई और उस पर लोग राजनीति कर रहे थे, तो किसानों की मांग को मानते हुए हमने उस बिल को पहले मौखिक तौर पे प्रधानमंत्री जी ने उसकी किया, उसके बाद पार्लियामेंट की कार्रवाई पूरी करके उसको हमने वापस भी ले लिया है। इसके बावजूद भी उस पर राजनीति जारी है और ये पूरा विपक्ष का समूचे लोग उसमें शामिल है। अब इसके लिए हम क्या कभी तो ये लोग कहेंगे कि जो किसान थे लाल किले पे किसान का झंडा लगाए थे वो खालिस्तानी थे, कभी ये लोग कहेंगे ये मुट्ठी भर किसान है, ये किसान नहीं है, फिर कहेंगे कि राजनीति हो रही है, फिर कहेंगे कि हम समझा नहीं पाए। क्या कहना है? अगर ये कानून की बात करते हैं, किसानों के हित में कानून हुआ, तो जो आपने कहा, इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, मैं इस बात को मानता। अगर वो कानून बीजेपी बनाई थी तो कानून तो सही था, तब बनाई थी। अगर वो हटाई तो क्यों हटाई भाई? उसका पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव है। अगर बनाई तो किसान हित में था तब तो बनाई, हटाई तो मान लीजिए किसान हित में था, पास हो गया, विपक्ष का काम होता है विरोध करना। अब सत्ता में अगर सही भी काम होता है उसका भी विरोध करो, गलत हो रहा है उसका भी विरोध करो। तो विरोध का नाम तो विपक्ष नहीं कह सकते हैं ना। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने नंगा नाच नाचा है, जिस तरह से संसद लेके सड़क तक विपक्ष ने नंगा नाच नाचा है, मानते हैं कि नहीं मानते इस चीज़ को? देखिए, नंगा नाच वाली बात जो आप कह रहे हैं, अमर्यादित शब्द मैं बोल दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का वही कारनामा रहा है, थूक के चाटने वाली बात। इसमें बाकी कुछ हुआ नहीं है। और जो किसानों की बिल की बात कर रहे हैं, इसमें इन्होंने अपनी बातें को स्पष्ट नहीं की। सिर्फ प्रधानमंत्री जी का चेहरा आता है, चाहे लॉकडाउन करा हो, चाहे जो कार्य करा, ये आते हैं और मार्क्स नीचे करके ये कह के चले जाते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्यों माफ़ी मांगा आपने? अगर आप अपने बातों चढ़े थे, आपके कृषि कैबिनेट कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो तो कहते थे कि ये सही है, लागू होगा। ये सब पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, क्यों झुके आप? अगर वो कानून सही है तो जनता को आप स्पष्ट करिए कि भाई मैं लाया हूँ बिल, मैं उसको संशोधन करके फिर संसद में बिल लाऊंगा। वो क्यों वापस लेने की बात? राष्ट्रीय हित पे अगर बात करेंगे ना, तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, प्रमुख विपक्ष के रूप में मानी जाती है। और जब कृषि कानून पास हुआ तो संसद में खूब हंगामा हुआ, और जब वापसी भी हुआ तो फिर हंगामा हुआ। संसद चलने भी नहीं दे रहे हैं, तो संसद चलेगा तभी ना जनता का विकास होगा। संसद नहीं चल रहा है, क्या कहना है? संसद नहीं चलने का वजह यह है कि अभी जिस तरीक़ों ने इन्होंने वर्तमान सरकार ने वापसी ली, पूरी तरह किसानों को संतुष्टि नहीं है। जो उनकी बातें सुनी नहीं जा रही, पूरी तरह इनकी बात सुनने के बाद उनको संतुष्ट कर दें, संसद चलाए अपनी। और रह गई बात, अभी कुछ समय पहले जो बातें चल रही थी विकास के मुद्दे, हमारी प्रियंका जी ने जो मिशन और लल्लू अध्यक्ष जी ने जो कार्यक्रम लेके चला हुआ है उत्तर प्रदेश के लिए 2022 के मिशन में, हम आपको बता दें इस मंच के माध्यम से, टिकटों में महिलाओं के 40% का हिस्सेदारी, और छात्रों को स्मार्टफोन और स्कूटी, किसानों का कर्जा पूरा माफ़। 2000 में हमारी सरकार बनी, किसानों का कर्ज एक बार हमने माफ़ किया, हमारी सरकार की है, दोबारा फिर हम तैयारी पे हैं। अगर हमारी सरकार, जनता ने एक मौका दिया, सरकार हमारी बनी, फिर एक बार किसानों का कर्ज माफ़ होगा। इसी लाइन में बिजली, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होता है, रोजगार, क्योंकि बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कोविड के बाद ऐसे बहुत सारे जो फर्म थे बंद हो गए, कंपनियां बंद हो गई, लोगों का रोजगार छिन गया, बेरोजगार हो गए। क्या 70 साल में पहली बार एक ऐसी सरकार आई है भारत में जो खुद ही थूकती है और खुद ही चाटती है। पहले काला कानून बनाती है, उसके बहुत सारे फायदे गिनाती है, बाद में जब कानून वापस होता है, सरकार घुटने टेक देती है किसानों के सामने, तब उसके वापसी के फायदे बनाती है। आज देश अगर किसान अन्नदाता है उसके सामने घुटने टेकना, ये थूके चाटना कैसे हुआ? बिल्कुल थूक के चाटना है। जब कल वही किसान कह रहे थे कि ये बिल काला बिल है, किसान और देश के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के सभी मित्र टीवी चैनलों पर बैठकर जबरदस्ती की उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर तक सरकार को मानना पड़ा कि नहीं, ये बिल काला है, देश हित में नहीं है, सरकार ने वापस लिया। ये थूक के चाटने वाली बात है। 70 साल गिनाते हैं भाजपाई मित्र हमारे कि 70 साल में ये हुआ, 70 साल में वो हुआ। ये 70 साल में पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने कानून बनाया और खुद उसी सरकार ने कानून को वापस लिया हो। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, कानून की जरूरत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार कानून दिया किसानों को। आज के नौजवानों को रोजगार की जरूरत है,
महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है, हमारे नौजवान पीढ़ी को शिक्षा की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी की बैठी हुई सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। जिस बिल की जरूरत नहीं थी उस बिल को जबरदस्ती किसानों के माथे पर थोका गया और देश पे कलंक ले जाके लगाया गया। आज पूरी दुनिया थू थू कर रही है किसानों के मुद्दे पर। अमेरिका थू थू कर रहा है, जितने इनके पड़ोसी मित्र हैं सब थू थू कर रहे हैं। ये थू कर चाटने का इतिहास भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। यूपी के चुनाव में कृषि बिल का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, यूपी चुनाव में किसी भी का असर पड़ेगा। वो जो 750 किसान मरे हैं उनका मुआवजा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर यूपी के चुनाव में पीस पार्टी का जो प्रमुख विपक्ष अगर आप मानते हैं, किस पार्टी को मानते हैं? देखिए, पीस पार्टी 2008 से बनने के बाद लगातार जनता के मुद्दों को संसद से लेकर सड़क तक हमने समाजवादी पार्टी का जो हमारे ऊपर तोहफा दिया गया था मुजफ्फरनगर दंगा, उस पर भी पीस पार्टी ने लखनऊ विधानसभा को घेरने का काम किया। और 22 के चुनाव में पीस पार्टी का विपक्ष का कौन सा चेहरा है? बीजेपी, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, कौन? देखिए, समाजवादी पार्टी को सामने देखा। अभी हमारे समाजवादी के मित्र कह रहे थे कि आजम, घुमाइए मत, कौन एक नाम बताइए। आजम खान साहब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता है। अरे शर्म आनी चाहिए समाजवादी के नेताओं को। तुम मुसलमानों का हितैषी बताते हो, तुम्हारा सबसे बड़ा मुसलमानों का नेता जेल में है, उसके लिए एक धरना तक नहीं कर। आपकी लड़ाई किससे है, सपा से या भाजपा से? हमारी लड़ाई उन तमाम सांप्रदायिक ताकतों से है जो देश को बांटने की राजनीति करते हैं। पीस पार्टी हिंदू एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ का नारा लेकर एकता को जोड़ने के लिए आई है, समाज और देश को जोड़ने के लिए आई है। इसलिए पीस पार्टी के लिए किसी से तो होगा। कौन विपक्ष मानते हैं आप अपने को? अगर आप मानते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं स्वतंत्र रूप से, तो भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा, कौन सा विपक्ष मानते हैं मजबूत? आपका फाइट किससे है? देखिए साहब, पीस पार्टी के फाइट में कोई नहीं है, क्योंकि पीस पार्टी देश और समाज को जोड़ने की बात करती है। कोई नहीं है। कौन है? ये इनका पार्टी बना 2008 में। इन्होंने बताया 2008 जो 8 शब्द है, हमारे पार्टी में पता नहीं कितने ऐसे विधायक और सांसद हैं जो 8 बार से विधायक और सांसद बनते आए हैं। तो वो दावा, आपकी पार्टी पुरानी है, आपका विपक्ष कौन सा माना जाएगा? आप किससे लड़ाई, आपकी लड़ाई किससे है? भाई हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष पे है, भाजपा से। बिल्कुल। कांग्रेस से डर नहीं है? कांग्रेस से क्या डर, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। कांग्रेस से डर नहीं है सर, कांग्रेस से डर नहीं है। अभी भाई साहब ने जो बोला, इनका कोई अस्तित्व नहीं। अस्तित्व अगर न होता तो भाई साहब वो 2017 में वो न करते गठबंधन। अब इसके आगे अब उनको भी यही डर है, मेरे ही पार्टी से उनको भी डर है कहीं ये कांग्रेस इनको डुबा न दे। जिसको देश की जनता ने जिसको पप्पू पप्पू कहते आई है, अमर्यादित शब्द है भाई, वो बहुत बड़े परिवार से है। अखिलेश को भी बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। नहीं, मैंने कहा ना अमर्यादित शब्द है, लेकिन फिर भी हमने स्वीकार किया। दो नौजवान मिले थे। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों को छलावा हुआ, समाजवादी पार्टी ने बिहार के चुनाव देख लीजिए, साल भर का समय बीता है, वहाँ कितना बड़ा नुकसान हो गया। कांग्रेस पार्टी का कोई जमीन नहीं है, कोई ना मान लिया कांग्रेस पार्टी के कोई जमीन नहीं है, ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन सुनिए, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मैं विपक्ष मानता हूं। मानते हैं ना इस चीज को? मानते हैं कि नहीं मानते? वो सत्ता पक्ष में मानते हैं, लेकिन भाजपा से इन्होंने 19 का चुनाव हारा, 17 का चुनाव हारा, और जब ये जिला पंचायत सदस्य का चुनाव था तो भदोही में आपके कितने सदस्य थे, पता है आपको? कितने सदस्य थे? देखिए, हमारे पैनल से, समाजवादी पार्टी के पैनल से हमारे एक भी जिला पंचायत के सदस्य निर्वाचित नहीं हुए हैं। पैनल से मैंने किसी को टिकट नहीं दिया। अरे तो आप तो डफरी पीट रहे थे कि हमें 11 ठो हैं, 12 ठो हैं, आप कहें एक भी नहीं है। पैनल से मैं बता रहा हूँ, मैं खुद जिला अध्यक्ष हूँ, पैनल से एक भी प्रत्याशी को अधिकृत नहीं किया गया था। हाँ, जो थे वो अगर पार्टी में थे तो उन्होंने इस्तीफा लगाकर उसकी फोटोकॉपी रखी हुई है। चिट भी हमारा, पट भी हमारा, हारेंगे भी तो ठीक है, जीतेंगे भी तो ठीक है। सही है कि नहीं है? ये सब लोग सिर्फ आए हैं उलझाने के लिए। और आपसे मैं बता दूं विपिन जी, 2014 का हो, 17 का हो, 19 का हो, उसके पहले हम हमेशा कहते थे कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक ये एक हैं। लोकसभा जीतने के बाद जाकर के समर्थन देते थे यूपीए के नाम पे, और उसके बाद ये सभी लोग एक हैं। और गारंटी देता हूँ, आपका फाइट किससे है? आप गारंटी लेके इस बात की चलिए कि ये जितने यहाँ बैठे हैं और इनके अलावा जो भी इनके यूपीए के सहयोगी दल अभी अपने आपको पता, सब एक साथ आएंगे और हमें जनता पे भरोसा है, आशीर्वाद देंगे। मैं फिर अब कहना चाहूँगा 2017 से 22 यूपी के लिए निराशा से आशा, और 22 से 27 संकल्प से सिद्धि। ये बताइए कि 22 के चुनाव में भाजपा का फाइट किससे होगा, किस पार्टी से? नाम बताइए। विपक्ष अपनी भूमिका सही ढंग से अदा नहीं कर पाया है। हमने कृषि बिल जब लागू किया तब भी इनका वही था कि इसको वापस लें, और वहाँ पे किसानों को लेकर के जो बैठे हुए थे वो भी ठीक थे। वो किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं,
हम उनको नहीं समझा पाए बिल, हमने वापस लिया। तब भी ये राजनीति कर रहे थे और आज भी राजनीति कर रहे हैं मित्र। अब इससे ज़्यादा क्या कहना है। विपक्ष का पूरी तरह से जो है वह नकाब उतर चुका है। हमारा कोई कंपटीटर नहीं है, ये आपस में ही उलझ के समाप्त हो जाएंगे और जनता फिर विजय श्री का आशीर्वाद। आपस में उलझेंगे, सही है कि नहीं है? जो वनवास लेकर आए हैं उनकी सोच क्या हो सकती है। हम आप कुर्सी पे बैठेंगे तब सोचेंगे ना कि गाजीपुर से गाजियाबाद, जब आप आए हैं हमारा लेने के बाद उसको गाजीपुर से गाजियाबाद और सुल्तानपुर आजमगढ़ लखनऊ होते हुए यह वनवास लेके आए हैं, जनता ने लाया है। ये अहम वाली बात मत बोलिए, जनता बोलिए। आप गुमराह कर रहे हैं। अहम वाली बात नहीं भाई, जनता ने हमको भी मौका दिया था विकास के मुद्दे पे। 17 में जनता राष्ट्रवाद को प्रमुखता दी, हमारे काम को, लैपटॉप को, हमारे 100 नंबर को, हमारे 108 को प्रमुखता नहीं दी। भाई इनको राष्ट्रवाद को तो इन्होंने मौका मिला, लेकिन इन्होंने अपने मौका पाने के बाद गंवाने का काम किया था। आप लोग सब आपस में उलझ जाएंगे, बीजेपी का कहना है। बोलिए हैदराबाद। हमारा कहना है बीजेपी और सपा दोनों एक ही सांप्रदायिक पार्टी है। सपा क्या करती है, बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को वोट लेकर आज तक सत्ता में काबिज रही है, और बीजेपी मुस्लिम का डर दिखाकर हिंदू भाइयों को वोट लेकर सत्ता पर काबिज हुई है। हकीकत मानते हैं कि नहीं? दोनों को जो है जात और धर्म के नाम पे पार्टी चली। इनका जो है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार और जो है जो भी सुविधाएं गरीब। तो असदुद्दीन ओवैसी भी कहाँ पीछे हैं? वो भी तो कहते फिर रहे हैं कि राम मंदिर जो बना है वो मस्जिद को शहीद करके बना है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बताइए। कौन बोलता? असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं। अभी जौनपुर में आए थे, उनकी रैली थी, वो बोले थे कि मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बना। मस्जिद थी ना, तो देश को खतरा है, उनके आने से उत्तर प्रदेश को खतरा है। वो जहाँ गए हैं वहाँ विवाद पैदा किए। मैं एग्जाम्पल बता दूँ, महीने भर हो रहे होंगे, गोपीगंज के रूट से निकल रहे थे वो, लेकिन शासन प्रशासन को सूचना मिली, उन्होंने पब्लिक के बीच गोपीगंज चौराहे पर उनकी गाड़ी को नहीं घूमने दिया था। उन्होंने ये दावा किया था। अब बात हुई नेताओं की। अब थोड़ा जनता की बात सुनते हैं। नेता भी सामने है, जनता भी सामने है। थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाएं, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाएं। आप तो पीस पार्टी का टोपी पहने हैं। पीस पार्टी का टोपी पहना हूँ। जिला उपाध्यक्ष रोशन हाशमी मिर्जापुर से हूँ। यहाँ सैफई का क्यों महोत्सव नहीं मनाया जा रहा है? जब 2014 में दंगा कराया गया मुजफ्फरपुर दंगा, उसके बाद गुंडा का गुंडा राजा भैया सीओ जाउल हक को मरवाता है, कोसी कला में दंगा कराता है। ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। ये किसी के हितैषी ने जो अपने राजनीति के लिए लाश पर राजनीति किया है। सन 2092 में जो गोलियां चलवाया है हिंदुओं पर। बताइए सब, बहुत बड़ा आरोप लगा है आप पे, बहुत बड़ा आरोप है। जवाब दीजिए आप सीधा। नेताजी की विचार थी। नहीं, क्या विचार थी? गोली चलवा देंगे? सुनिए, हमारी बात को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं आप। नेताजी का विचार ये नहीं था। जो लोग भारतीय जनता, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, जो हमारे एंटी हैं, वो कहते आए हैं कि यहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं। हिंदुओं पे जो गोली चली थी, आप उन देशों का सोचिए जहाँ मुसलमानों के बीच में हिंदू घिरे हुए हैं। उन देशों का क्या होगा अगर नेताजी ने उस कार्यक्रम को रोका ना होता। इनकी सोच सिर्फ वही है, राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, धर्म, बस इसी उलझाते हैं। कहीं ना कहीं से बैक डोर से ये सारे लोग एक साथी बनकर आए हैं। लेकिन हमारे नेता की सोच। सैफई महोत्सव का नाम लिया, उस पे आपने जवाब नहीं। गोरखपुर महोत्सव नहीं हुआ, उसमें तो और नंगा नाचने का काम किया था। हमने तो बड़ा एक्टरों को बुलाया था। बाबा रामदेव आए थे जो उसमें फैक्ट्री देने का काम किए थे। अब वो भागे भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम तो बड़ी हस्तियों को बुलाए थे जिन लोगों ने देखा नहीं तो उन लोगों को यूपी में लाए थे। उसी बेस पर हमने जो है फिल्म सिटी बनाने के लिए दिया था। इस समय जो गोरखपुर महोत्सव किसने किया? गोरखपुर योगी जी ने किया। गोरखपुर महोत्सव नाम आ गया है, क्या कहना है? गोरखपुर महोत्सव जिन चीज़ों के लिए हुआ था, इनसे एक सवाल करिए। बड़ा सही विषय लेकर के आप आए हैं। गोरखपुर महोत्सव का जो हो रहा है तो हो ही रहा है। 2017 के पहले सफाई महोत्सव हुआ करता था, अब क्यों नहीं हो रहा है? दूसरा सवाल, समाजवादी युवजन सभा के अध्यक्ष है ना मयंक जी? हो गया युवजन सभा आयुष, तो जो हैं इसमें सिर्फ मयंक यादव ही क्यों जिलाध्यक्ष बनते हैं? और मुख्य धारा जो इनकी होगी जिलाध्यक्ष, उसमें विकास यादव। ये ऐसा ही क्यों आता है? इस जनपद में और भी लोग रहते हैं और तरह के भी जाति का टारगेट जातिवाद तो नहीं है? बेशक मेरा वही है, जातिवाद। समाजवादी पे हमेशा आरोप लगा जातिवाद का।
और बीजेपी ने आज स्पष्ट कर दिया कि भदोही में जो जिलाध्यक्ष हैं मेन पार्टी के वो भी यादव, युवा मोर्चा के वो भी यादव, स्पष्ट कर दीजिए आप। जिनकी कुर्सी कायज है जातिवाद राष्ट्रवाद से, वो जातिवाद की बात हमसे पूछते हैं। जो भगवान के नाम पे जीते हैं, जो भगवान के नाम पे जीते हैं, वो हमसे पूछेंगे जब उनका समय वो आ गया है, उनका समय आ गया है, वो भगवान को याद कर रहे हैं। अभी नारा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, राम मंदिर, काशी, उसके बाद आप कह रहे हैं मथुरा चलो। इतना आपको क्या दिक्कत है? समाजवादी को क्या दिक्कत है बताइए? समाजवादी को क्या दिक्कत है? समाजवादी को क्या दिक्कत है? भाई हम कह रहे हैं, हमारे नेता कह रहे हैं कि मंदिर बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा, हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, हम चंदा क्यों दें? हिंदू धर्म आप भी तो वही कह रहे हैं ना, भगवान के नाम पे जीते खाते दर्शन क्यों करेंगे? क्या कहा आपने? अभी आपने कहा कि भाजपा वाले मंदिर भगवान के नाम पे जीते खाते हैं, ठीक है, तो फिर दर्शन करने क्यों जाएंगे? हमारा पेट भूखा रहे और हम मंदिर में जाए। नेताओं ने बहुत कुछ कह दिया है, अब जनता क्या कहती है थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है। तो क्या ये 22 का चुनाव हो रहा है, किस बेस पे होगा? पहले तो मैं यहाँ बीजेपी के असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी से और पीस कमेटी के पार्टी के और कांग्रेस के सभी दल के नेताओं से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यहाँ की भिन्नता में भी एक एकता है, यहाँ की अखंडता को आप चुनौती मत दीजिए। जातिवाद धर्मवाद पर राजनीति मत करिए, धर्म की राजनीति मत करिए। आप अपने काम पर भारतीय लोकतंत्र को दायरे में रखकर राजनीति करिए। मैं कहना चाहूँगा, मैं भदोही का बेटा हूँ, मुझे ठगा गया है, तकलीफ होती है। अरे एक बार मयंक जी मैं आपसे पूछता हूँ, 2012 से 2017 के बीच जब चुनाव हुआ था, यही अखिलेश जी सरकार में थे, तो हर प्रकार से जितनी भी आवंटित जमीन थी गवर्नमेंट की, वहाँ पर सिर्फ कब्रिस्तान ही क्यों बने? ये बड़ा सवाल है कि नहीं है? कब्रिस्तान समाजवादी पे आरोप लगा, कब्रिस्तान क्यों बने, क्या है इस पे आपका स्टैंड? हिंदू धर्म जानते हैं, जहाँ नदियाँ रहेंगी, जहाँ उसका स्थल बना रहेगा, जो हमारे उसमें चला आया है, हम वहीं न शमशान घाट को बनवा सकते हैं, उसका विस्तार करा सकते हैं। हम जो कब्रिस्तान है, जो कब्रिस्तान को हमने सिर्फ सुंदरी आप और आई की बजट मधुबाला पासी जी ने दिया था, और जो कब्रिस्तान है मैंने सिर्फ उसका एक विधानसभा की बात नहीं हो रही है, 403 विधानसभा को उन्होंने कह दिया। क्या कहना है? एक मिनट भाई साहब एक मिनट भाई साहब, आप लोग जब गठबंधन से सरकार बनी, सब कुछ हुआ, सपा बसपा कांग्रेस तीनों लोग एक हैं मयंक जी, ठीक है। उसके बाद एक भदोही जिला में एक मूल रूप से हॉस्पिटल बना, जिसका बजट आप बोलते हैं उद्घाटन करके हम लोग फीता काट दिए, बजट पास कर दिए, वो बीजेपी वाले उसका फायदा ले रहे हैं। एक हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए आप लोग, और बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या सकता है? नहीं, ये सत्ता के देखिए भदोही में भदोही में 100 शैय्या अस्पताल, भदोही में 100 शैय्या अस्पताल 12-13 वर्षों से अधूरा पड़ा है। 2008 में, सही है कि नहीं है? अब 12 में आपकी सरकार आई थी ना, 5 साल आपने बखूबी राज किया, इस पे आपने काम क्यों नहीं किया? अरे 5 साल पहले का तो आप देख रहे हैं, 17 से पहले का, लेकिन जो वर्तमान चला है उसमें बात हम कह रहे हैं कि जिले के लोगों से भाई सांसद दूसरा कोई था, सांसद भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जो सत्ता में है प्रदेश और देश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप सवाल उस पर नहीं कर रहे हो, आप बता रहे हो। 2008 से सरकारी अस्पताल बनना शुरू होता है, 12 में बन जाना चाहिए था, लेकिन 12 में जब अखिलेश की सरकार आती है तो वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ? सच में क्या समाजवादी ने घोटाला कर दिया उस अस्पताल में? आप जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं, शायद आपको तो जानकारी होगी। जिन लोगों का प्रश्न है, मैं इस पर ये स्पष्ट कर दूं, ये एक अस्पताल का ही मुद्दा नहीं। आपने कहा ना, यहाँ एक प्रदेश की बात, एक जिले की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में। जहाँ मिर्जापुर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, यहाँ की बात करिए, वर्तमान में मैं जिस अस्पताल की बात कर रहा हूँ उस पर बात करिए। आप सत्ता पर से आपको पूछना चाहिए ना, ये हम लोगों से क्यों पूछ रहे हैं? भाई हमारे समय में जो गलतियां हुई होंगी उस पर मानते हैं गलती हुआ है, नहीं, कुछ गलतियां हुई होंगी, मानते हैं कि नहीं? 12 में अस्पताल हमने नहीं दिया था, 12 से पहले का अस्पताल है, लेकिन 12 से पहले का है ना। जिम्मेदारी किसकी? अधूरा काम अस्पताल नहीं बना, अधूरा होमवर्क है उनके पास। मैं जानकारी देता हूँ, एक अकेला अस्पताल का ही मुद्दा नहीं है, सफाई कर्मी का भी मुद्दा 2008 से ही लटका है। सफाई के बताइए आप उनसे।
अस्पताल हो, चाहे सफाई कर्मी हो, क्या कहना है? कब्रिस्तान पे ये लोग आरोप प्रत्यारोप आपस में लगा रहे हैं, थोड़ा सा स्पष्ट करें। बहुत अच्छी बात बताई हमारे मित्र ने, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत का मुसलमान किसी समाजवादी कांग्रेस पार्टी का गुलाम नहीं है। किसी समाजवादी के कब्रिस्तान की जरूरत नहीं है। अगर संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से लोकतंत्र जिंदा है उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में, तो जितने भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उस पर अवैध कब्जा है। ये सरकारें वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कब्जा हटवा दे। हिंदुस्तान के मुसलमान के पास बहुत सारी संपत्तियां कब्रिस्तान के लिए, किसी समाजवादी के एहसान की जरूरत नहीं है और किसी कांग्रेस के कब्रिस्तान की जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड की जमीन से कब्जा हटा दे। वक्फ बोर्ड की जमीन आई कहाँ से, थोड़ा सा आप बताएं, जनता को पता नहीं है। माना मैंने, बता दीजिए थोड़ा सा। 90% वक्फ बोर्ड की संपत्ति है जो मुसलमानों के द्वारा अधिग्रहित की गई है। कब्रिस्तान की जमीनें हैं, मस्जिद की जमीनें हैं, मजार की जमीनें हैं, इन पर अवैध कब्जा है। और इन समाजवादी कांग्रेस और भाजपा के सरकारों ने कब्जा करवाया है, अपने अपने गुर्गों को कब्जा करवा, अपने लोगों को कब्जा करवा, अपने समर्थकों को कब्जा करवाया है। अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति को सही तरीके से संवैधानिक रूप से खाली कर दिया जाए तो मुसलमान, उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान का मुसलमान किसी समाजवादी के कब्रिस्तान का मोहताज नहीं है। आप तो मुसलमानों पे ही प्रश्न चिल्ला दिए। अगर कांग्रेस ने भी कराया, बसपा ने भी कराया, सपा ने भी कराया, अब आप कह रहे हैं कि मुसलमान तीनों का गुलाम नहीं आपके साथ है। और आपने अपने मुसलमानों पे प्रश्न कर दिया। अपने प्रश्न का तो स्पष्टी कर दीजिए। आप उसी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, कब्रिस्तान की बात, और उसी मुसलमान को कह रहे हैं कि उसके पास बहुत जमीन है। चलिए, मयंक जी यूथ है और राजनीति कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल यही है, भदोही से आप जिला अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, भदोही के 4-5 जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो जरूरत है, क्या क्या है, बताइए आप। नहीं, हम अपने काम गिनाए कि हम तो अब भारतीय जनता पार्टी के। भदोही की समस्या बता दीजिए आप, भदोही की समस्या है कि नहीं है? सबसे पहले तो जो कार्य हुआ है, रोड का कार्य हुआ है भदोही से लेकर मिर्ज़ापुर मार्ग, ये अधूरा है। कारपेट सिटी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया था, जिसका उद्घाटन मैंने स्वयं किया था, उनके आदेश पर मुख्यमंत्री के खिलाफ जाकर सुबह मैंने किया था, वो उसको फेर नहीं लगने दिया जा रहा है। तीसरा मुद्दा ये है कि जो रोडें हम लोगों ने बनवाई थी, उस रोडों पे जो उसके बगल में कार्य चल रहे थे, उनका जो उखाड़ा गया है वो कार्य नहीं पूरा किया जा रहा है। जो ये आपके सामने से जो रोडें गुजर रही हैं, हाईवे का रोड, आप इस पे देख लीजिए कितना अधूरा कार्य चल रहा है, कितने लोगों को परेशानी हुई। इसमें राज इंटरनेशनल कारपेट के बेटे की तिलक के दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था सरिया निकलने की वजह से। उनको ना कोई मुआवजा मिला। बहुत ऐसे गरीब परिवार जिनका इस एक्सीडेंटल मामले में एक्सीडेंट हुआ था। ये इन्होंने अपना समस्या बताया कि भदोही में क्या क्या समस्या है, लेकिन उसमें ना तो कोई कॉलेज है, ना तो अस्पताल है, ना तो कुछ है। कांग्रेस पार्टी के हिसाब से भदोही में समस्याएं बता दीजिए, 4-5 समस्याएं क्या है? हमारे पार्टी से समस्याएं तो हम सरकार में है नहीं। बाकी सपा 2007 से बसपा, 12 से सपा, 17 से बीजेपी, हम तो सरकार में है नहीं। तो हमारे, आप विपक्ष की भूमिका में हैं। जो काम होना चाहिए, भदोही की जनता को जो कुछ मिलना चाहिए, उस पर बताइए। अस्पताल, जो बात करें, शिक्षा की बात करें, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है ना, यूनिवर्सिटी की बात करें, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए क्या? आप लोग जब विपक्ष की भूमिका में है, विपक्ष इतना कमज़ोर है कि उससे मुद्दा समझ में ही नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है विपिन जी, जो चीज़ आप जानना चाह रहे हैं, हम आज 32 साल से यूपी में मेरी सरकार नहीं है। हाँ, हम उसी पे आपको बात करना चाहे जो आप जानना चाहते हैं। भदोही में समस्या बताएं, 2 समस्या। भैया, हम सबसे प्रथम तो हॉस्पिटल की समस्या है, आपके सामने हॉस्पिटल की समस्या एकदम इतना। और उसके बाद जो हम लोगों का रोजगार मिलना चाहिए, वो रोजगार पूर्ण रूप से नहीं है। ये पूर्व की जो सरकारें थी, हम लोगों के साथ एकदम छलावा की है। और 5 साल में कोई, विपिन भाई साहब, हम आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं, हर औरत 9 महीने के बाद बच्चा पैदा करती है। ये 70 साल में कितनी बार सरकार बनाए, कितनी बार बिगाड़े। अभी 5 साल सरकार हुआ, 5 साल में चाहते हैं कि 5 साल का 75 साल के एक साथ ही कार्य चाहते हैं। कैसे हो पाएगा? संभव हो पाएगा क्या? आप बताएं थोड़ा सा। हम बता रहे, ये कालीन की नगरी रही है। कालीन की नगरी को चौपट करने वाले हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग मिलके किए हैं। हमको रोजगार चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए, हमको कब्रिस्तान और शमशान नहीं चाहिए। अगर हमारे पास तो रोजगार रहेगा तो हम कब्रिस्तान की भी व्यवस्था कर लेगा, हमारा हिंदू भाई मसान की भी व्यवस्था कर लेगा। कब्रिस्तान और मसान में मत बांटिए, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा।
यूथ ये समाजवादी पार्टी वाले थोड़ा सा असहज क्यों हो जाते हैं जब कहीं कुछ होता है? जय अखिलेश तय अखिलेश, ये क्या हो रहा है? जब जनता चिल्ला रही है जय अखिलेश तय अखिलेश, तो इसमें आपको पूछने की जरूरत नहीं है। ये आप भाजपा से पूछिए कि जनता क्यों कह रही है जय अखिलेश। ऐसा भी तो हो सकता है पहले से आप स्क्रिप्ट बना के चलें कि जब ऐसा होगा तो वैसा होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए जनता का इससे कोई वास्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने व्यवहार के लिए पूरे भारत में जानी और पहचानी जाती है। समाजवादी पार्टी क्या ये जय अखिलेश तय अखिलेश जहाँ नहीं तहाँ शुरू हो जाते हैं? इनका मकसद ये है कि अखिलेष की सरकार आई, ये चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा इनके भावना में जो है मोटिव है। हमारे पास विकास का मुद्दा है, हमने विकास किया है, हम उस एग्जाम पर आएंगे सत्ता में ना। चिल्ला के ये लोग सत्ता में आएंगे, चिल्ला के आएंगे, सही है कि नहीं? चिल्ला के आएंगे। इन लोगों का काम है गुंडागर्दी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो गुंडा बन जाते हैं। जब चुनाव आता है तो हमारे ही समाज के जिन जिन्नात खब्बीस को स्कॉर्पियो में आगे बैठा के ले जाते हैं। जब चुनाव बीत जाता है तो उन बेचारों को डिग्गी में भी जगह नहीं देते। आरोप लग गया, बताइए आप स्पष्ट कर दीजिए। इस पार्टी मुजफ्फरनगर भूल गए आप, हमें गुंडा कहते हो आप। एक भी मुकदमा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर नहीं होगा। और समाजवादी पार्टी को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक के ऊपर करीब 150 विधायकों के ऊपर समाजवादी पार्टी जो है उन्होंने गोमती नदी के किनारे गोमती रिवर फ्रंट का एक प्रोजेक्ट चालू किया था 1513 करोड़ रुपए में। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है उसमें। 95% काम हो गया है, पैसा खर्चा हो गया है, लेकिन पूरा काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत बड़ा घोटाला, और इसके वजह से 17 में सरकार चली गई। सही है कि नहीं है? अच्छा, गोमती नगर की वजह से, गोमती नगर जो रिवर फ्रंट बनाया गया, आप गए वहाँ? आप वहाँ गए हैं? नहीं, मैं नहीं गया हूँ। सुनिए, बड़ी आप गूगल कर लीजिए भाई साहब, गूगल कर लीजिए, बड़ी बड़ी मीडिया चैनल जिसको दिखाया है। आप जिस गोमती रिवर, जरा इन लोगों को शांत कर दीजिए। आप जिस गोमती रिवर फ्रंट की बात करें कि उसमें घोटाला हुआ है, उसमें कार्य नहीं हुआ है, अगर वो कार्य अधूरा है और पूरे देश का सबसे सुंदर दृश्य वो नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, राजनाथ सिंह जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और बाबा मुख्यमंत्री जी वहाँ एयरफोर्स का रिहर्सल क्यों कराए थे? अगर वो अधूरा है तो क्यों कराए? और आए तो उन्होंने कोई सौगात नहीं दी लखनऊ के लिए, क्यों कराई? 17 में ये बहुत मुद्दा था रिवर फ्रंट का। 17 में गोमती रिवर फ्रंट का बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके बाद अब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने आयोजन कर रहे हैं बीजेपी वाले। सही है या गलत है? देखिए, मैं इस विषय पे पूर्ण जानकारी नहीं रखता हूं, तो इस नाते इस पर मैं कोई बहुत विशेष टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन गोमती रिवर फ्रंट के नाम पर एक बड़ा घोटाला हुआ था उस समय, और मैं इस चीज़ के विषय में अध्ययन नहीं कर पाया हूँ। थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, कैमरा को थोड़ा मूव किया जाए और पीछे दिखाया जाए। ये लोग, यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग हैं। बताइए भाई साहब, नेताजी आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? जी, राजन यादव, भटपुरा ग्राम सभा से हैं। तो ये आप लोग अलग पूरा मीटिंग चला रहे हैं, हुड़दंगे क्यों मचा रहे हैं? नहीं, हुड़दंगे सर हम लोग नहीं मचा रहे हैं। हम लोग 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनना हुआ देखना चाहते हैं। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग नहीं, बिल्कुल नहीं हम लोग मचा रहे हैं। निवेदन है सभी से शांति बनाए रखें, क्योंकि अगर आपको सवाल पूछना है सत्ता पद से, मैं पूरा मौका दूंगा। जो पूछना है आपको पूछे। यूथ है, रोजगार नहीं मिल रहा है, पूछ ही नहीं रहे हैं, आप लोग टोपी लगा करके ऐसा वैसा। क्या नाम है आपका? रियाज अली। 22 में क्या होगा? 22 में चुनाव होगा। 22 में कौन आ रहा है? अरे 22 में कौन आ रहा है भाई, हम तो। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं प्रवीण कुमार मिश्रा, स्वतंत्र हूँ। मैं सबसे पूछने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और समाजवादी के लोग ये जान लें कि 90 के बाद जब 89 में इनकी मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी बनवाया, तो ये काम करते थे भाजपा के लिए। कभी भाजपा सरकार इनकी, हम ये पूछना चाहते हैं कि चाय पीने के लिए मुलायम सिंह के यहाँ जाते हैं, गोमती रिवर फ्रंट में SIT की जांच लगी हुई थी, उसका अब तक परिणाम नहीं आया। आरोप किस पे है? भाजपा। मैं आ रहा हूँ, जिला अस्पताल के विषय में आप लोग पूछ रहे हैं। बसपा खाकर खत्म हो चुकी है, उसका नाम लेने वाला कोई बचा नहीं है। कुछ बचा है वो तो बचा होगा। समाजवादी भी सरकार आई 2012 में, वो भी चले गए। 2022 में आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो पता ही चलेगा। भाजपा, पहले सुनिए भैया जी, हमारी बातों को पूरा सुन लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी का ये 5 साल भी बीत चुका, इसमें भी जिला अस्पताल नहीं बना। और आई का चीली मिल नरथुआ में, यहाँ के हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आए थे, यशस्वी जिसको बाबा भी बोलते हैं लोग,
गोरखपुर जाएंगे कि कहाँ जाएंगे ये तो भगवान जाने। 22 में कौन आ रहा है, स्पष्ट कर दीजिए। मैं स्पष्ट आपको बता दे रहा हूँ, जनता मैं अपने वोट का मालिक हूँ, मैं अपना भी बता सकता हूँ, दूसरे को कोई बता नहीं सकता। फिर भी अनुमान आपको ये जो ये बेरोजगार खड़े हुए हैं, इनके लिए ना रोजगार 2022 तक सरकार भाजपा खड़ी कर पाई, ना समाजवादी पार्टी। बायोफ्यूल योजना का जो घोषणा करके गए थे मुख्यमंत्री महोदय नरथुआ के ग्राउंड में, वो भी तो नहीं हुआ, उसको बेचे भी नहीं भैया। पैसवा कम से कम बेच लेते। जो इस देश की प्रॉपर्टियां थी वो भाजपा और वाले बेच दिए 2017। और आई विधानसभा में एक चीनी मिल था, है नहीं, चल ही नहीं रहा तो है कैसे था। 200 करोड़ रुपए का घाटा दिखाकर बंद कर दिया गया, 2007 में बंद किया गया था। और इसके बाद मायावती जी की सरकार आई, इसके बाद अखिलेश जी की आई, चालू क्यों नहीं हुआ। दावा हो रहा है कि रोजगार नहीं है। जब आप लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं तो ये युवा जाएंगे कहाँ। जब पहले लूट की खा लियो तो उसमें बचा छोड़ो क्या हो थाली में। इसके पहले सरकार किस थी? 2007 के पहले सरकार किस थी? 2007 के पहले सरकार हमारी थी। फिर वो बातें स्पष्ट। लूटा किसने? अरे यार हमने बजट दिया, उसमें कार्य नहीं पूरा हो पाया। बजट दिया, खुद खाया भी खूब, लूटा, बंद कर दिया। 200 का घाटा दिखाया है, सही है कि नहीं है? 200 रुपए जो करोड़ का घाटा दिखा के चीनी मिल और बंद कर दिया गया, और फिर बंद कर दिया गया, बोल रहा है रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन आरोप भी लग रहा है बाबा जी पे कि बायोफ्यूल लगाने का प्रोजेक्ट था, वो भी नहीं लगवाए। बायोफ्यूल प्लांट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑन रनिंग हैं। एक कोविड को लेकर के इतने बड़े फंड को एक साथ दे पाना मुश्किल था, हर चारों तरफ चीज़ों को देखना था, पहली बात। दूसरी, 2008 में जो आप जिला अस्पताल का मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, तो उस समय अस्पताल दिया जरूर, लेकिन इनके मंत्री, विधायक और संगठन के लोगों ने बसपा के उसको पूरी तरह से खा करके समाप्त किया। सफाई कर्मी का भी मामला उसी समय से लटका है। लेकिन प्रॉब्लम ये रही है, जिला अस्पताल के ऊपर भी हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले रिकवरी हो रही है, जो उस फर्मों के नाम पर FIR दर्ज हो चुकी है, नहीं है तो पता कर लीजिए आप, और उसके बाद उस फंड की रिकवरी होकर के फिर तब जाकर के नया काम शुरू किया जाएगा। और रही बात सफाई कर्मी के लिए, तो आप सभी लोग साक्षी हैं, उसको कहा गया है और वो जल्दी ही आपके सामने नियुक्तियां हो जाएंगी। अब रही बात कि सिर्फ चिल्लाहट करने को और चीज़ों को करने को धरातल पे, तो कुछ नहीं है। हमारा एजेंडा विकास है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। 22 से 27 तक आ रहे हैं। 27-22 ये अलग अलग नारा है, क्या कुछ सही बात है कि नहीं है? ये समाजवादी अलग, भाजपा अलग, कांग्रेस अलग, सब कुछ, सब सरकार बना रहा है। बना कौन रहा है? विपिन जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा। भारत, फिर मैं वही बात पे आता हूँ, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और बहुत अच्छे मिलजुल कर रहते हैं। ये माया, ममता, महबूबा, मुलायम, सोनिया, सब एक अखाड़े के, एक सिक्के के अनेक पहलू हैं, कह लीजिए। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, मैं लाई चुपड़ी नहीं बात करना चाहता। अगर विपक्ष में अखिलेश जी हैं, योगी ने गलत किया तो रोका क्यों नहीं? ये सिद्ध होता है कि ये लोग मिले हैं। प्रतिपक्ष में माया है तो टोका क्यों नहीं? राहुल जी, उन्होंने सामने विरोध क्यों नहीं किया? प्रदेश में 2 ही युवा हैं, पूरे प्रदेश में 2 युवा हैं। एक जवान होना नहीं चाहता, सभी लोग जानते होंगे, एक जवान होना नहीं चाहता। नाम बता दीजिए। नाम नहीं लूंगा, जनता जानना चाहती है। 1-2 युवा हैं हमारे प्रदेश में। 135 करोड़ की आबादी है भाइयों, 2 ही युवा हैं। एक युवा होना नहीं चाहता और एक जवान होने नहीं दिया जाता। समझ रहे हैं? ये बड़ा विरोधाभास है, बहुत विरोधाभास है। हमारी बात भी पूरी नहीं हुई, इसलिए निवेदन है कि आप भी ये मत पूछिए कि किसकी सरकार आएगी। जनता मन बना चुकी है, लोकतंत्र की सरकार रहेगी, भारतीय संविधान का सरकार चलेगा। यहाँ किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैं सीना ठोक कर कहता हूँ, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का कानून व्यवस्था नहीं है। भारतीय संस्कार और भारतीय संविधान की सरकार चलेगी और उसी में सबको दायरे में रहकर निर्वहन करना होगा। योगी जी के काम में 10 में से कितना नंबर आपको देना है? 1 भी नंबर नहीं दूंगा, 1 भी नंबर नहीं दूंगा। और आप पूछेंगे, सुनिए, 10 में से 1 भी नंबर नहीं। आप पूछेंगे माया के बारे में। प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन उसको भी मैं 10 में से 1 भी नंबर नहीं दूंगा।
क्योंकि भदोही जो है हमारा भ से भदोही और भ से भारत, आधा भारत है। भदोही के लिए कुछ नहीं किया, और जब भदोही के लिए कुछ नहीं किया तो मैं क्या जानूँ, मैं क्या जानूँ भाई। अब आती है सपा की बारी। सपा तो भदोही को साफ कर गई, जीभ लगा के चाट गई। जीभ लगा के चाट गई भदोही के। ये जनता का बहुत बड़ा आरोप है। बताइए। वो तो जनता जानती है कि जितने रोडें बनी है, प्रमुख रोडें में जितनी हैं, स्पष्ट कर दूं कि रोडें माननीय अखिलेश यादव जी ने सौगात दी थी। और कारपेट सिटी जो भदोही कारपेट बेल्ट के नाम से जाना जाता है, जो कारपेट बेल्ट रहा है, पूरा कारपेट यहाँ उद्योग वही है, उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फेयर इसलिए दिया यहाँ रोजगार बढ़ सके, यहाँ होटल की सुविधा हो सके, यहाँ सुविधाएं मिले, जिसका नाम विश्व में, पूरे भारत में भदोही का नाम दूसरे स्थान पर आता है। गुजरात दूसरा, भदोही आता है। ये सौगात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया। आपको 30 जून 1994 को भदोही वाराणसी से अलग हो जाता है। उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि भदोही अभी जवान है, 27-28 साल का भदोही है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा शासन अगर किया है किसी ने प्रदेश में तो बहुजन समाज पार्टी और ये समाजवादी वाले। लेकिन ये कह रहे हैं कि जीभ लगा के चाटें, ये कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ विकास का पता नहीं चला। सब अभी एक पीछे से आवाज़ आई, कोई बोला कि राम मंदिर का गरीबों का पैसा सब लगा दिए, उसमें सब मंदिर में खर्चा कर दिए। मैं यही बोलना चाहता हूँ, एक बार सपा से मैं बोलूँगा, डायरेक्ट मैं सपा से बोलना चाहता हूँ कि एक बार किस जन्मभूमि वहाँ पर भी एक बार दिमाग लगा दे, वो भी जीत ले। हम तो यही चाहते हैं कि भैया जीते लोग। मंदिर राम मंदिर पे बीजेपी जीती, अब कृष्ण मंदिर पे समाजवादी जीत लेना, खुला ऑफर है भाई। हम हिंदू मुसलमान में लड़वाना नहीं चाहते, और हम धर्म के नाम पे अपनी दुकान नहीं खोलेंगे। हमारे पेट में भोजन नहीं है, और हम जाके भगवान से इच्छा मांग रहे हैं। भगवान को याद तो वही इस समय कर रहे हैं जिनको अपनी सत्ता बचानी है। जब आदमी अपनी मुसीबत में होता है, तब वो भगवान को याद करता है कि भगवान मेरी बीड़ा पार कर दो, मुझे बचा लो। अभी याद आया उनको मथुरा, अभी याद आया मथुरा। 14 से चलते आए, 19 जाग गए। उसके बाद इन्होंने एक नींव रखा, जिसका ये राम मंदिर का नींव रखा। उसके बाद ये कॉरिडोर बता रहे हैं बनारस का। अब आप देखिए, ये चुनाव इसी पे लड़ेंगे, ये चुनाव इसी पे लड़ेंगे। यही इनकी मुद्दा है, यही इनकी रोजी रोटी है। मैं स्पष्ट कर दूं, चाहे जो भी हो, ये चारों तरफ यूथ है। थोड़ा सा कैमरा पूरा घुमा के दिखाइए, चारों तरफ यूथ है। ये जब यूथ बोलते हैं तो तालियां बजाती है। समाजवादी ये सब समाजवादी टोपी लेके टहल रहे हैं, तो मैं यूथ, समाजवादी यूथ कह सकते हैं। फिलहाल चाहे मुद्दा चाहे जो भी हो, क्वेश्चन मार्क हुआ था समाजवादी पार्टी पीछे से हुआ था राम मंदिर का, न कि मैंने अपना पर्सनल व्यक्तिगत किया है पूरा। मैं तो बस उनको दिया हूँ कि भैया आप भी जीत लो एक बनवा के। चलिए मेरा सवाल है, अरे धर्म पे बात हो रही है तो थोड़ा कर भी लेते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी मथुरा पे कार सेवा करती है तो क्या समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी? क्यों सहयोग करेगी भाई? हम जब जनता को नहीं पसंद है, जब युवाओं को रोजगार चाहिए, लाठी चलवाएंगे, गोली बता दीजिए। क्यों? सत्ता में हम हैं, नहीं आएंगे। अभी बोल रहे हैं ना, अभी बोल रहे हैं, एक मिनट, अभी बोल रहे हैं कि 22 में हम आ रहे हैं, 22 में आएंगे। कार सेवा अगर बीजेपी करती है तो सत्ता में आप गोली चलवाएंगे कि डंडा? बता दीजिए। तो चुनाव लड़ना है, ये अभी करवा दें तो अभी ये सत्ता में हम 22 में आएंगे, हम क्यों चलवाएंगे? नहीं, हम क्यों चलवाएंगे? आपने 92 में चलवाया, जब राम मंदिर पे कार सेवा हुआ था आपने गोली चलवा दिया, तो इस मथुरा पे जब कार सेवा होगा तो गोली चलेगी कि डंडा? स्पष्ट कर दीजिए, बता दीजिए। ये मथुरा काशी को हटा दे, बाकी एक प्रश्न से पूछ लीजिए कि इन्होंने कॉलेज के लिए कितना काम किया है, रोजगार के लिए कितना काम किया, मैं बता दूं। कॉलेज रोजगार बताइए सर। बीजेपी उत्तर प्रदेश के हर जगहों पर लगभग जो भी जगह पे, सभी जगह पे आपके जो है कॉलेज, मेडिकल कॉलेज दे दिए गए हैं। हर जिलों में लगभग दे दिए गए हैं। और ये बात करेंगे हमसे जो है शिक्षा के मुद्दे पर। हर जिले में दिया, अफवाह क्यों फैला रहे हैं भैया? हमने दे दिया, स्पष्ट कर दे, हमने तो दे दी। इन्होंने कहा ना, इन्होंने जुबान पे कह दिया दे दिया। मैं कहता हूँ 1 घंटे में है चार्टर्ड प्लेन उतर जाएगी। ये तो बात काटने की है। थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा, शांति बनाइए। देखिए आपकी बात मैं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी हूँ, मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ, मैं आपकी आवाज को उठा रहा हूँ ना। आप लोग शांति बनाइए। बीजेपी वाले विकास कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले विकास कर रहे हैं, कांग्रेस वाले विकास कर चुके हैं। थोड़ा ये क्या, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। देखिए विपिन जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देश जो है युवाओं का देश है। और आज आप देख रहे हैं सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक, जितना देश का और प्रदेश का बेरोजगार युवा है वो अपनी नौकरी मांगने के लिए, अपना रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। अगर विकास हुआ तो इस देश का युवा जो है वो बेरोजगार क्यों है? किस विकास की बात करते हैं आप? क्या एक मंदिर बना देना
विकास हो गया देश का। अरे मैंने देखा है मंदिर और मजारों की सीढ़ियों पर भिखारी बैठते हैं। अगर आप अधिकारी बनाना चाहते हैं, संविधान को सशक्त करना चाहते हैं, तो शिक्षा का अवसर प्रदान करिए, फ्री में शिक्षा करिए, तब जाकर लड़के पढ़कर मंदिर की सीढ़ियों पर भिखारी नहीं बनेंगे, संविधान की कुर्सी पर अधिकारी बनकर देश को चलाने का काम करेंगे, देश को विश्व पटल पर स्थापित करने का काम करेंगे। अब देश की जनता जान चुकी है, अब राम मंदिर और मस्जिद, बाबरी मस्जिद पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। अब जो भी चुनाव लड़ा जाएगा इन युवाओं के रोजगार के नाम पे लड़ जाएगा। पीस पार्टी 2008 से इन नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है और उसी मुद्दे को पीस पार्टी यही होता है युवा मांगे रोजगार। ये स्लोगन जो है, सवाल किससे है, स्पष्ट करिए। युवा मांगे रोजगार। 22 में समाजवादी वाले बोल रहे हैं हम आएंगे। समाजवादी से मांगना है कि बीजेपी से मांगना है? न समाजवादी से मांगना है, न बीजेपी से मांगना है, जिसका सत्ता है उससे मांगना है। क्या बात है, क्योंकि बेरोजगारी है। क्या करते हैं आप? हम तो कुछ नहीं, बेरोजगार हैं, बैठे तो हैं। अच्छा, और क्या? चलिए भैया, ये बेरोजगार है, क्या करते हैं? भैया एक चीज़ अभी हमें बताई थे, रैली होता, संपूर्ण विभाग से रैली होता है। एक आर्मी भर्ती आई गया, ठीक बा, एक आर्मी जब भर्ती वैकेंसी लगा डेट बाई डेट का, वहाँ सब लोग कहते हैं कि आप कोरोना का माहौल चल रहा था, भर्ती नहीं हो पाए, स्थगित कर दिया, ठीक बा। और जो लड़के जो यहाँ मेहनत कर रहे थे, ठीक बा, सब गरीब परिवार से हैं, सब बड़मना ही ना है, सबके पास धन दौलत नहीं बा, ठीक बा। और सबका विभाग, सबका अलग अलग, सब जातिवादता जो अपन जिसे लड़ा था तैसे लड़ा था। हम लोग को रोजगार चाहिए, ठीक है। अगर इस कारण सपा सरकार आ जाएगी, ठीक है, तो मेरिट में पुलिस की जो भर्ती आएगी मेरिट पे होगी, ठीक बा। और बता दीजिए कि अगर आर्मी भर्ती न हो तो उसको बंद कर दिया जाए, तो लड़के अपने घर अभी हाल ही में रोजगार की बात हो रही है तो बता रहा हूँ, हाल ही में यूपी टेट की परीक्षा जो होनी थी, पेपर लीक हो गया था और काफी विवाद हुआ। विपक्ष जो है काफी हंगामा मचा रहा है। यूपी टेट का परीक्षा लीक हुआ, युवाओं का जो रोजगार छीना जा रहा है, थोड़ा सा कुछ बताएं। सुनिए भाई साहब, जो हाई स्कूल इंटर पढ़ के बच्चे बैठे हैं उनके लिए कुछ तो रोजगार मिलना चाहिए। कितने बच्चे ऐसे बैठे हैं सपना घूम टहल रहे हैं, उनके लिए कुछ मिलना चाहिए। चलिए, रोजगार भी मुद्दा है क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। फिलहाल दोस्तों, मैंने सभी से बात करने की कोशिश करी, हर मुद्दे पे बात करने की कोशिश करी। अब मैं सभी से विदा लेना चाहूँगा और यह कार्यक्रम सीधा सवाल और सीधा जवाब था। तो नेताओं से मैंने सीधा सवाल किया और सीधा जवाब मांगने की पूरी कोशिश की। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मैं विपिन मिश्रा। जय हिंद, जय भारत।